दोस्तों नमस्कार। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम आरओ के लिए यूपी आरओ के लिए टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम ट्रेडिशनल टेस्ट लगाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत कम होगा और जैसे सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे। तो आज हमने हिस्ट्री का टेस्ट लिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो नौदा टोली कहाँ पे है? नहरान तो यहीं है उत्तर प्रदेश में। खैराडीह उत्तर प्रदेश में है। सागौरा गोरखपुर में है। नौदा टोली कहाँ पे बताइए, कहाँ पे आप पढ़े हैं नौदा टोली के बारे में? तो नौदा टोली हमारा मध्य प्रदेश में है। तो नौदा टोली को याद रखिएगा एमपी में है। तो इसका उत्तर बी होगा पहले का। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी है, नौदा टोली आंसर है इसका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो बताइए, नवपाषाण काल में हुआ था कि मध्य पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में कि ताम्र पाषाण काल में? तो भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। तो ए इसका आंसर सही है। ए आंसर सही है इसका, नवपाषाण काल। जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य मिला है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मिला है, लहुरा देव में। और गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है लहुरा देव, लहुरा देव जो संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में गेहूं का साक्ष्य मिला है, ये भी याद रखिए, गेहूं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थल है और उत्खननकर्ता के बारे में पूछा है। तो हड़प्पा का राखल दास बनर्जी, चुनहुदड़ों का मैके, और रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा, लोथल का आर एस बिष्ट। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला जो है राखल दास बनर्जी, इसका हड़प्पा का दयाराम सरस्वती हैं, सभी जानते हैं इसको। सभी नहीं तो जो लोग पढ़े हो जानते होंगे। तो पहला गलत हो गया, पहला सुमेलित नहीं है। और चुनहुदड़ों का जो मैके हैं, तो इन्होंने मैके ने खोज किया था, ये तो सही है। रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा, ये भी ठीक है। और लोथल का जो है आर एस बिष्ट जो है, ये नहीं है, आर एस राव थे वो, आर एस राव। तो इसका दो तीन तो मैच कर रहा है, एक गलत है और चार गलत है। तो इसका डी आंसर सही होगा। डी में सुमेलित नहीं है, एक और चार सुमेलित नहीं है। ठीक है। मोहनजोदड़ो है उसका राखल दास बनर्जी ने किया था, और आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन किया था। तो याद रखिएगा ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्राक हड़प्पा का मतलब कि हड़प्पा से पहले, फिर हड़प्पा के वर्तमान में, एवं हड़प्पा के कालों के बाद में, मतलब कि हड़प्पा जब ख़त्म हो गई तब भी वो था। तो कौन सा ऐसा स्थल है जो था? तो एक ऐसा था, मोहनजोदड़ो नहीं है, बनावली नहीं है, हुलास नहीं है, मांडा है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, ये प्राग हड़प्पा और हड़प्पा कालीन हड़प्पा उत्तर तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। मांडा के अतिरिक्त जो सुरकोटदा है, धोलावीरा है तथा राखीगढ़ी जो सैंधव स्थल हैं, जो उपयुक्त तीन कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मांडा के अलावा ध्यान दीजिएगा, सुरकोटदा, धौलावीरा तथा राखीगढ़ी ऐसे सिंधु घाटी के स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी से पहले भी थे, सिंधु घाटी के समय भी थे, सिंधु घाटी के बाद में भी थे। तो मांडा इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा।
सॉरी, सी इसका आंसर होगा, मांडा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे, सुतकागेंडोर दास नदी के किनारे, मांडा सिंधु नदी के किनारे। तो कौन सा सुमेलित है? तो एक सुमेलित है, बताइए वो कौन सा सुमेलित है? तो पहली बात कि दैमाबाद गोदावरी नदी की नहीं है, गलत है। आलमगीरपुर यमुना नदी किनारे नहीं है। अब समझ लीजिए, दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे है, हिंडन नदी, और सुतकोटदा जो है दास नदी के किनारे। तो सी वाला मैच कर रहा है, सी आंसर सही है। अब मांडा के बारे में जो ऊपर भी पूछा था, मांडा चेनाब नदी के तट पे है, चेनाब, याद रखिएगा, चेनाब नदी के तट पे है, मिलान कराता है, मांडा चेनाब नदी के तट पे है। तो बस इसमें एक ही मैच कर रहा है, सही सुमेलित सी है। सुत का गेंडोर जो है वो दास नदी किनारे है। दैमाबाद को बता दिया हमने, प्रवरा नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, मांडा चेनाब नदी किनारे। छठवां क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में है? तो बताइए सारतुलई किस देश में है? सारतुलई वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसे पूछ देता है इस तरह का आर में। तो ये मतभेद वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ घोड़े का नहीं पाया जाता है। अब घोड़े का साक्ष्य कोई कहता है मिला है, कोई कहता है नहीं मिला है। तो हड़प्पा में लगभग 4000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो आमतौर पर चौकोर हैं। इस पे अनेक पशुओं के चित्र मिला है, मगर इस पे घोड़े का चित्र मौजूद नहीं है कहीं भी। 2000 समझ लीजिए 2000 मोहरें मिली हैं, इसमें घोड़े का चित्र है ही नहीं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां हो गया, 8वें पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो क्या पहला सही है? असत्य बताना है हमको, गलत बताना है। तो पहला तो सही है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, तो ये भी ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, तो इसको छोड़ते हैं। हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो हड़प्पा सभ्यता पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये बात तो ठीक है, क्योंकि अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रकृतियाँ भी पाई गई हैं इसमें। तो डी वाला इसका गलत है, समान रीति रिवाज विद्यमान नहीं था। तो सी वाला इसका सही आंसर है, आंसर सी। बाकी सब सही है, आंसर सी इसका असत्य है। 8वें का, 9वें का। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? तो सबसे अधिक मान्य मत है वो क्या है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आई होगी, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, जैसा कि मोहनजोदाड़ो मूवी में दिखाया है, ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें दिखाया है कि बाढ़ के आने से, प्राकृतिक आपदा, बांध टूट गया, बाढ़ के आने से पूरा शहर बर्बाद हो गया। तो पहला तो ठीक है, पहला मान्यता है। नदी मार्ग में परिवर्तन, तो ये भी कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया था, ये भी ठीक है। आर्यों का आक्रमण, ये भी मानते हैं लोग। तो उपयुक्त में सभी विद्यमान हैं, कोई हर पे मतभेद है, कहीं पे भी एकजुटता नहीं है किसी भी एक कारण पे कि इस वजह से सिंध घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो उपयुक्त में सभी सही है। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं थी? तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सप्त सैंधव क्षेत्र में कौन सी ऐसी नदी है जो नहीं थी? तो बितिस्ता थी, ठीक है, अस्किन भी थी, सरस्वती भी थी, गोमल नहीं थी, गोमल नदी नहीं थी। तो सप्त सिंधु नदी में 7 नदियों के बारे में बात की जाती है,
तो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं उसको याद रखिएगा, तो इसको आंसर ऐसा सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सिंधु नदी थी, बितस्ता मतलब झेलम नदी थी, अस्किन मतलब चेनाब नदी थी, पुरुश्री रावी नदी थी, पीपास ब्यास नदी थी, सुतुद्री सतलज नदी थी, और सरस्वती नदी थी। तो समझ लीजिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती और सिंध। तो ये समझ लीजिए कि आज सिंध की जितनी सहायक नदियाँ हैं सब थी, और सरस्वती नदी भी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो गोमल नदी है, गोमल वर्तमान में गोमती नदी को कहते हैं, गोमल वर्तमान की गोमती नदी को कहते हैं गोमल। गोमती नदी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ के बारे में बताइए किसका है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, याद रखिएगा, यजुर्वेद का है। तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ इस बार मिलान करवा सकता है, तो ऋग्वेद का ऐतरेय है और कौशिकी है, और सामवेद का जैमिनी और तांडे है, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय है, अथर्ववेद का गोपथ है। तो याद रखिएगा इसको, ये लूसेंट में दिया हुआ है, अच्छे से उसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? सूर्य, इंद्र, वरुण और विष्णु। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता इंद्र को कहा जाता था। तो याद रखिएगा, इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता था। इसी से रिलेट करके हम कहते हैं कि इंद्र को कृषि का देवता कहा जाता था। इंद्र बी सही है। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो जैन तीर्थंकर है, उनके प्रतीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलान कराता है आरओ में, ध्यान से देखिए। तो नेमिनाथ का अश्व था, अजीतनाथ का कलश है, और पार्श्वनाथ का सर्फ है, मल्लीनाथ का सिंह है। तो सिंह तो महावीर का था, तो मल्लीनाथ का तो गलत हो गया। पार्श्वनाथ का सर्प है, तो सर्प जो था यही सम्मिलित है कि पार्श्वनाथ का जो सर्प है। अब इसको याद करने का तरीका हम तो याद किए इस वजह से कि जिसमें आसमानी र है और उसमें भी सर्प में भी आसमानी र है, तो इस वजह से यही सही है, सी पार्श्वनाथ का सर्प है। और नेमिनाथ का अगर पूछा जाए तो शंख है उनका, याद रखिएगा। और अजीतनाथ का कलश नाव के हाथी है, अजीतनाथ का हाथी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है बौद्ध दर्शन का कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता था। तो क्या ये सही है? तो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, ये बात गलत है, स्वीकार नहीं करता था। कौन सा सत्य पूछा है? तो बौद्ध जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे, तो ये भी गलत है। वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे तथा कर्म को सिद्धांत को मानते थे। पुनर्जन्म वो कहते थे कर्म का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। तो बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करने के बावजूद वो पुनर्जन्म को माना, जो कर्म के सिद्धांत को मानता था, पर आधारित था। तो इसका आंसर क्या होगा? 14वें का डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई सत्य नहीं है। तो टी आंसर सही होगा इसका। समझ लीजिए, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे, नहीं करते थे। बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे, मानते थे। वो कहते थे कि जो हमारा कर्म है, कर्म को जीरो कर दोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, और कर्म कुछ भी किए हो, जो सकारात्मक या नकारात्मक, तो वो जो है पुनर्जन्म तुम्हारा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब ये हमारे जो महाजनपद हैं और उनसे संबंधित शहर कुछ है दिया हुआ है, उसको सुमेलित करना है, उनके राजधानी शायद है। तो चेदी का सोथिवती चेदी का। 15वें का देखिए, अस्मक का पोटिल, कंबोज का हाटक, अंग का राजगृह, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
राज्य की राजधानियों को सुमेलित करा रहा है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंग का राजगृह नहीं था, राजगृह मगध की राजधानी थी। और चेदी का सुथिवती था, अस्मक का पोटिल था। अस्मक सबसे दक्षिणी महाजनपद था, याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी महाजनपद पूछ सकता है कि सबसे दक्षिणी महाजनपद क्या था, तो पोटिल या अस्मक था। कम्बोज का हाटक था। तो ये तीनों मैच कर रहा है ऊपर वाला, अंग राजगृह ये मैच नहीं कर रहा है। अब सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो ये उदयन है, याद रखिएगा, हर्यक वंश का उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना कर सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन ने शिफ्ट किया था। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो मौर्य काल के बारे में बात कर रहा है, तो कौन शिक्षा का केंद्र नहीं था, बताइए। तो मौर्य काल में नालंदा शिक्षा का केंद्र नहीं था, तक्षशिला मौर्य काल में था, याद रखिएगा। तक्षशिला मौर्य काल में जहाँ पे विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य पढ़ाते थे, या वहाँ पढ़ते भी थे, फिर वहाँ पढ़ाने लगे। उज्जैन भी था और वाराणसी भी था, नालंदा नहीं था। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ए, नालंदा नहीं था। नालंदा की स्थापना बाद में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भूमिदान का पहला अभिलेख साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। नानाघाट अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, बेसर अभिलेख में, महरौली चंद्र अभिलेख में। तो किस में मिलता है? तो आंध्र सातवाहन जब थे, भूमिदान सबसे पहले वही प्रारंभ किए थे। तो इस आंध्र सातवाहन वंशी सतकर्णी की जो प्रथम रानी थी, नाना निका, उसने नानाघाट अभिलेख में छपवाया था इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा नानाघाट अभिलेख, सॉरी, बी आंसर सही होगा 18वें का, याद करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। भूमिदान का पहला शासन नानाघाट अभिलेख में मिलता है। 19वें देखिए, 19वां। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था? भड़ौच, कम्बोज, चौल। कौन था? चौल था, कल्याण था, कम्बे था और भड़ौच था। तो 19वें का कौन सा आंसर सही होगा? जो भड़ौच बंदरगाह था वो गुप्तकालीन बंदरगाह का सर्वप्रमुख बंदरगाह था। तो इसका आंसर डी होगा, डी। 19वें का 20वां में, भारत में हुण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो हुणों का आगमन जब हुआ था तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तोरणमल था, तोरमाड़ था वो, तोरणमल नहीं था, तोरमाड़ था। तो ए आंसर सही है इसका। हुण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। और इसका हुणों का पूछता है कि हुणों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जबकि हुणों का दोबारा आक्रमण जो हुआ था, फर्स्ट आक्रमण स्कंदगुप्त से हुआ था जिसमें वो नाकाम रहे, तो दोबारा उन्होंने हुणों का जो आक्रमण दोबारा हुआ तो तोरणमल के नेतृत्व में हुआ। उसने चंद्रभागा नदी के तट पे अपना शासन स्थापित कर दिया। तो समझ लीजिए, पहली बार किया तो उसको स्कंदगुप्त ने रोक दिया, और सेकेंड में जो तोरमाड़ था उसके देख रेख में जब हुआ, तो ए आंसर सही है। तब उसने चंद्रभागा नदी के तट पे अपना सत्ता स्थापित कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा जाता है? 21वां, ये बताइए क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है धर्म विजय। डी आंसर सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, धर्म विजय कहा गया है। 22वां, ये आरओ के लिए है। किस शासक को ग्रीक लेखक ने अग्रमीज एवं जैनद्रमीज नाम से पुकारा? बताइए किस शासक ने, ग्रीक लेखकों ने किसको पुकारा ऐसा? तो ग्रीक का जब आक्रमण हुआ था उस समय घनानंद शासन था। ग्रीक मतलब
मैसेडोनिया का राजा जो था सिकंदर, उसके उसके उस समय था, वो ग्रीक से आया था, ग्रीक की तरफ से आया था, पूरा मैसेडोनिया और क्या कहते हैं बेबीलोनिया होते हुए सब जीतते हुए आया था सीरिया से के रास्ते। तो घनानंद को कहा गया है। अग्रमीज और जैंद्रमीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम उन्हीं के हैं, तो उन्हीं का अर्थशास्त्र है, तो उसी में लिखा गया है, गुप्तों की प्रणाली का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24वां, किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसके सिक्के पे हैं? और जो गुप्तचर थे उसके पिछले वाले क्वेश्चन पे जो था, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी पूछ देगा गूढ़ जो पुरुष थे वो कौन थे, तो वो गुप्तचर थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? बताइए 24वें कौन सा है? तो हुविस्क जो था, कुषाण शासक हुविस्क सर्वप्रथम शुद्ध सिक्के को चलवाया था। हुविस्क के सिक्के पर भारतीय देवी देवता पहले कुषाण शासकों से अधिक मिले हैं। इसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु के, संकर्षण एवं उमा आदि के चित्र मिले हैं, तो इसका आंसर होगा बी आंसर सही है इसका। 25वां, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मदसौर कहाँ है? कमेंट में बताइए मदसौर कहाँ है। 26वां का बताइए, 25वां का बताइए कौन सा आंसर होगा। 25वें को मदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने किया था, हरिशरण नहीं किए थे। ये वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि थे, तो इन्होंने किया था। वत्स भट्ट, सी आंसर सही है इसका, रचना किए थे। हरिशरण ने तो प्रयाग प्रशस्ति का किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये बुक है जो हमने वीडियो बुक वाला डाला है, उससे सब फंस जाएगा। तो चलिए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रियदर्शिका किसने लिखी है? हर्ष ने लिखी है, तो सही सुमेलित नहीं पूछा था। प्रियदर्शिका हर्ष की है, सही है। हर्षचरित बाण भट्ट की है, ये भी सही है। सूर्य शतक मयूर की है, ये भी ठीक है। मयूर शतक किसकी बुक है? तो जयसेन की नहीं है, तो डी गलत है। जो मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना मयूर ने की थी। हर्ष के दरबार में ये भी एक विद्वान थे। सूर्य शतक, मयूर शतक, इसका डी आंसर सही है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मयूर शतक की रचना मयूर ने की है, तो जो सी वाले जो रचनाकार हैं वही मयूर शतक के भी रचनाकार हैं, ये याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? बताइए कौन सा था? तो सुदामा गुफा था, लोमस ऋषि था, कर्ण चौपार था और विश्व झोपड़ी था। तो लोमस ऋषि नहीं था, याद रखिएगा, बी इसमें सही है। लोमस ऋषि का किसने करवाया था बताइए? ये नागार्जुन पहाड़ी में दशरथ ने करवाया था, अशोक का पौत्र था, लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। जो सारी गुफाएं थी ये सबको वो आजीवक संप्रदाय को दान दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लोमस ऋषि नहीं, याद रखिएगा। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो धार्मिक कर कौन सा था? इसमें क्या था? बलि जो था वो धार्मिक कर था। बी जो है, ए जो है इसका सही आंसर है, ए जो है धार्मिक कर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो अब रज्जु के बारे में जान लीजिए। तो रज्जु जो था भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। अविवित
विवित जो था वो चारागाह कर था, और हिरण्य जो था यह एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। तो हिरण्य ये था, नगद रूप में कर लिया जाता था, अनाज न लेकर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? तो बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन प्रणाली का किसने किया था? तो बी ने, शकों ने किया तथा पार्थियनों ने किया था। शक एवं पार्थियन ने प्रांतों में द्वैध शासन का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन, सतनाम सिक्का किस धातु के ढाले जाते थे? तो ये चांदी के ढाले जाते थे सतनाम, याद रखिएगा, बी चांदी के। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो कुमारगुप्त ने कराई थी। गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त था। तो कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त ने कराई थी। तो कुमारगुप्त, इसमें आंसर न देके महेंद्रादित्य दिया है, क्योंकि कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य। सी आंसर सही होगा। याद रखिएगा, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त, याद रखिए, कुमारगुप्त था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाश मंदिर, धर्मराज मंदिर, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो 32वें का आंसर बताइए जल्दी। तो लिंगराज मंदिर ये नहीं है पल्लवों का। लिंगराज मंदिर अभी एक टेस्ट करा रहा था, उसमें बताया था लिंगराज मंदिर किसने बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, लिंगराज मंदिर। और बाकी कैलाश नाथ मंदिर, धर्मराज रथ और सूर्य मंदिर, ये सारे पल्लव काल के मंदिर हैं। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। इसको एक और टेस्ट करवाए थे, उसमें भी बताया था हमने। तो ये कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम था ये, याद रखिएगा, बी। जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक को बताइए कौन था? ये अपराजित था, उसका नाम ही अपराजित था। जो अंतिम वंश था उसका अपराजित नाम था। तो ए सही है, अपराजित। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा कौन सा है? तो बताइए कौन सी गुफा है जो तीनों का वो करती है? तो एलोरा करती है, इंपॉर्टेंट है, बी। अब उत्तराचरितम के रचयिता कौन है? रचयिता वाली बुक में हमने पढ़ा है, उत्तराचरितम के रचयिता कौन है? उत्तर भवभूति हैं, भवभूति के बारे में पढ़ाए हैं। उत्तराचरितम के रचयिता भवभूति हैं। ये भवभूति जो थे कन्नौज के नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। ठीक है। मालती माधव भी इन्होंने लिखा है, भवभूति ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? जब मोहम्मद गोरी गजनी जा रहा था तो किसने उसको मार दिया था? तो खोखरों ने मारा था। तो जो जिसका नाम आप नहीं सुने होंगे उसी वही आंसर है इसका, डी, खोखरों ने मारा था। अब खोखर क्या थे, अब उसके बारे में हमको नहीं पता। खोखर क्या थे, बताता हूँ खोखर क्या थे। 37वें का डी है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। खोखर एक तरह की जनजाति थी उधर की, वही मारा थे। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो समाधि है वो कहाँ है? इनका पूछने का मतलब यही है। तो ये लाहौर में है, याद रखिएगा। 38वें का ये लाहौर में है।
बलबन का जन्म तुर्की के किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन का जन्म के बारे में बताइए। ये इलवरी संप्रदाय में हुआ था, तो ए इसका भी सही है, इलवरी संप्रदाय ए पहला। 40वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन में भेदा था, दक्कन को भेदा था? दक्कन को भेदने वाला सबसे पहला शासक था भाई साहब 40वां के बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा शासक था जो दक्कन को भेद डाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है मिडल भारत का, कुछ ही साल रहा मगर आतंक मचा दिया था एकदम से। तो ए जो है सही है। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने की? तो बताइए कौन था? तो वो खुसरो शाह था, बी सही है इसका, खुसरो शाह था ये। अगले क्वेश्चन चलते हैं 42वां। मसाहत निम्न में से किससे संबंधित था? तो भूमि की पैमाई से संबंधित था, तो याद रखिएगा मसाहत 42वें का ए सही है, भूमि की पैमाई से संबंधित था। राजस्व बंदोबस्ती थे। अलाउद्दीन इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। तो पूछेगा मसाहत किसने अपनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां। आमिर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? आशिका के बारे में पूछ दिया, तो खिज्र खां के आदेश पे इसने लिखा था, खिज्र खां, सी सही आंसर है। आशिका खिज्र खां के प्रेम संबंधों पर आधारित बुक थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। इसको याद रखिएगा, जवान भी बहुत गजब पूछता है इसको। बी 44वें का। 45वें के बारे में आइए बात करते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहते थे? चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण को देखती थी उसको नगरम कहते थे। इंपॉर्टेंट है भाई, नगरम, सी आंसर। 46वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 46वां है, चंदेल साम्राज्य का जेजा भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? चंदेल साम्राज्य का नाम जेजा भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम पे हुआ था? तो जय शक्ति के नाम पे हुआ था। और जेजा भुक्ति को हम आज बुंदेलखंड भी कहते हैं। अब कभी कभी पूछता है यूपी स्पेशल में कि जेजा भुक्ति किसका पुराना नाम है, तो ये बुंदेलखंड का नाम है, याद रखिएगा। जय शक्ति था वो, ए आंसर सही है इसका, जय शक्ति, जय शक्ति। 47वां। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी कहा गया? अर्श असियानी कहा गया, वो अकबर था। अकबर को उसके मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी कहा गया। 47वें का ए हो गया। अर्श असियानी का मतलब होता है स्वर्ग में रहने वाला। अर्श असियानी का मतलब है कि स्वर्ग में रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, अब ये फिर से आ गया है, उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध बार बार पूछता है, तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो युद्ध का डेट बताया गया है कि कौन सा डेट को नहीं है, तो डेट हमने लिखवाया था इसका। तो 48वें के बताइए। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 में हुआ था, ये तो सही है। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध ये 15 अप्रैल 1658 में, तो यही गलत है। 15 अप्रैल 1658 में नहीं हुआ था। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 में हुआ था। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 में हुआ था। तो इसका बी
सही उत्तर नहीं है, बी सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें पिछले वाले उसमें लिखवाया था, हम उसको नोट कर लीजिएगा। पिछला वाला जो टेस्ट है उसमें करवाए हैं, बार बार पूछता है, रिपीट करता है। 2 साल पहले यूपीपीसीएस में दोबारा पूछा था इसको, और इसको आर में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि कब हुई थी भैया, बताइए। तो ये हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी। तो इस क्वेश्चन में तो उसने बता दिया है कि शिवजी और जय सिंह, जो कि मुगलों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जय सिंह, तो इनके बीच में हुई थी 11 जून 1665 में। बाबर, अगला क्वेश्चन, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? 50वां क्वेश्चन बताइए, किसे वो बनाना चाहता था? तो मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था वो, सी आंसर सही है, मेहदी ख्वाजा। 51 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा जो है उसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, हुमायूं का मकबरा, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बताइए, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का किस संप्रदाय से संबंध है? तो उस संबंध है रुद्र संप्रदाय से। अच्छा क्वेश्चन है, ये वन लाइनर पूछ देता है, रुद्र संप्रदाय, ए आंसर सही है। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे सुहा सुहरावर्दी संप्रदाय से। ये संप्रदाय बहुत खतरनाक संप्रदाय था। इसने जो जो पहले के सूफी संत थे, जो किसी राजा महाराजा के पास नहीं जाते थे, गाना गाना करना, तपस्या करना, इन सब चीज़ों में ध्यान देते थे, मगर सुहरावर्दी आए, ये पैसा भी रखने लगे, राजाओं से संपर्क रखने लगे, ऐशो आराम में रहते थे ये। तो इम्पोर्टेंट है। तो बहाउद्दीन जकारिया इस संप्रदाय से, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इसका संबंध किस शासक से है? ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये वेंकट द्वितीय से संबंधित है, डी वाला। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो कभी नहीं सुना रहता है। तो ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वो वेंकट द्वितीय के से संबंधित थे। अब वेंकट द्वितीय कौन था? ये अरविड़ु वंश का महान शासक था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। वेंकट द्वितीय पूछ ले किससे है, तो अरविड़ु से है, विजयनगर के अरविड़ु वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? राजव्यास की उपाधि किसने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने धारण की थी, सी आंसर सही है, हरिहर द्वितीय। 56वां, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? कुतुब शाही बंदरगाह का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था मसूलीपट्टनम, बी आंसर सही है, मसूलीपट्टनम था। अब 57वें पे चलते हैं। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का नाम किससे था संबंधित? तो मेवाड़ से संबंधित था। मेवाड़ की तरफ जाएंगे तो इनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आल्हा उदल की सुनाई जाती है, उसी तरीके से। 58वां देखते हैं। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? दाखिल दरवाज़ा किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इसका बार बार बारबक शाह ने बनवाया था, सी आंसर सही है, बारबक शाह ने बनवाया था। 59वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि धारण की गई थी? तो जगत भूषण की उपाधि धारण किए थे हुसैन शाह। डी आंसर सही है। हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। वह हिंदू और मुसलमान जनता के साथ समान व्यवहार करता था। चलिए, और यह वैष्णव संत जो महाप्रभु संत चैतन्य महाप्रभु थे उनके समकालीन था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जगत भूषण हुसैन शाह को कहा जाता था, याद रखिएगा। कश्मीरी शासक जैनुल अबीदीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैनुल अबीदीन को जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। इसको गो हत्या प्रतिबंध करा दिया। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो 1, 2, 4 इसका सही है। कौन सा सत्य है? जैनुल अबीदीन को एक महान शासक था। इसने सती प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। यह कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो ये कुतुब नाम से शायद तीसरा सही है इसका। इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो उसमें कौन सा कथन सही है? कैसा ऑप्शन दे दिया बना के? 1 मिनट रुकिए। इसका आंसर बी सही है। 2, 3, 4 इसे कश्मीर का अकबर कहा था, अलाउद्दीन नहीं। तो पहला गलत है। जो पहला गलत है 2, 3 ऑटोमेटिक बचे। 2, 3, 4 तो इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। राजतरंगिणी जो था वो कश्मीर के हिंदू जो राजा थे उनकी क्रोनोलॉजी बताता है कि कौन कब शासक बना था और सबके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं इसमें। इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस शासक ने इथियोपिया एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? बताइए भैया, किसने की थी? तो ये किया था गयास शाह। गयास शाह कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी। गयास शाह इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीधे याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गयास खान था, उसको याद कर लीजिए। 62वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर नाम से प्रसिद्ध थे। कौन सुमेलित नहीं है? शाहे बेखबर कहा जाता था इनको, सही बात है। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह अच्छा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ये भी ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था, ये भी सही है। और शाह आलम द्वितीय को गणित कायर नहीं कहा जाता था। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। जो गणित शायर फर्रुखसियर को कहा जाता था, फर्रुखसियर को याद रखिएगा। गणितकार फर्रुखसियर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी? तो अजमेर में बनवाई गई थी कि नहीं बनवाई गई थी? जयपुर में बनवाई गई थी कि नहीं? दिल्ली में, उज्जैन में? तो ये बनवाई गई थी दिल्ली में, उज्जैन में और दिल्ली में और जयपुर में। तो इसका बनवाई गई थी, मथुरा में भी था एक। तो मथुरा, उज्जैन, जयपुर
और दिल्ली में आधुनिक वो बनवाया गया था। तो ये अजमेर में नहीं थी, तो इसका आंसर ए होगा, अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाया, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इसका बी गलत है, बाकी सब सही है, बी गलत है, क्योंकि ये जर्मनी नहीं फ्रांस था। तो बी इसका गलत है, बी आंसर सही है, बाकी तीनों सही है। सिक्के भी चलवाया था अपने नाम से, नौसेना बोर्ड का गठन किया था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे भाई? तो ये चलवाया था रणजीत सिंह ने, सी सही है। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था? तो ये बना था नीनू डी कुन्हा ने बनवाया था, सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? डचों का पहला कारखाना कहाँ था, इसके बारे में बताना है। तो डचों का सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में था, कि पुलिकट में था, कि सूरत में था, कोचीन में था? तो डचों ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम में बनवाया था, तो ए आंसर सही है। 68वां के बारे में बताइए, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर दिया था? वो कौन था? ये तो सभी लोग जानते होंगे कि जहांगीर था वो, सी आंसर सही है। कर्नाटक प्रथम युद्ध की समाप्ति किस संधि पे हुई? तो कर्नाटक की जो संधि हुई थी एक्स ला सैपल की संधि पे समाप्त हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आंसर सही है इसका, बी एक्स ला सैपल की संधि। 69वां का बी। रिजिविक की संधि नहीं थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं थी, मैंगलोर की भी संधि नहीं थी, ये एक्स ला सैपल की संधि थी। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, मैकाले को, लियो कार्टिस को? तो लियो कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक, सी डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कहीं भी, सब सर पकड़ के बैठ जाएंगे क्या पूछ दिया। लॉर्ड क्लाइव नहीं, हेक्टर मुनरो नहीं, मैकाले नहीं, लियो कार्टिस था। 70 याद रखिएगा, डी। सबसे पहले इसकी पूछेगा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ की थी द्वैध शासन की? द्वैध शासन की सबसे पहले शुरुआत बंगाल में की गई थी 1765 के बाद। तो बंगाल का नवाब को कुछ भी नहीं दिया गया था, कोई पावर नहीं दी गई थी, और उससे उम्मीद बहुत ज़्यादा की जा रही थी। अब पूरी प्रशासन शक्ति अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया था। याद करिए वो समय कितना बुरा दौर था। तो ये डी इसका आंसर है। अगली क्वेश्चन पे, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में पहली बार कब की गई थी, बताइए। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में इसका प्रावधान आया था, और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो 1833, सी आंसर सही। इसमें एक विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का सदस्य बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछेगा, एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था कंपनी का, तो वो 1833 से, पार्शियल तौर पे 1813 में समाप्त किया गया था, पूर्णतः 1833 में समाप्त कर दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और कल इसका फल भीषण होगा? ये कौन बोला था भाई? लॉर्ड मिंटो ने बोला था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मिंटो मार्लो सुधार कहते हैं, उसमें प्रथम बार निर्वाचक क्षेत्रों में अलग मुसलमानों का अलग प्रावधान किया गया। लॉर्ड मिंटो ने यही कहा था, मिंटो मार्लो
सुधार इसका नाम है। मिंटू ने ये बोला था कि हम नाक का के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, और सही कहा था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, तो बताइए इसका कौन सा है। तो ये सबसे बड़ा हमारा अधिनियम था 1935 का अधिनियम। सी आंसर सही। 1919 नहीं था, 1947 नहीं था, 1909 भी नहीं था, 1935 था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था बताइए। के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे बी कृपलानी, ए गोपाल स्वामी अयंगर। अगर इसको कोई पढ़ा भी होगा तो सोए सोए मार देगा इसको कि इसको जे बी कृपलानी का नाम कहीं नहीं पढ़ा है। तो सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वो कार्य जो विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? तो सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिंक ने की थी, तो बात सही है। ठगी प्रथा का भी अंत किया था। ये पूछता है एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठगी प्रथा की समाप्ति भी की थी। नरबली प्रथा का अंत भी इसी ने किया था, विलियम बेंटिंक ने किया था। मगर व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत इसने नहीं की थी, ये डलहौजी ने किया था। तो डी आंसर इसका सही है, डलहौजी ने की थी ये। डी आंसर सही है 76 का। 77वां पे आते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। अब बताइए 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो उस समय कौन वायसराय था? या दिमाग पे जोर डाल के बताइए कौन था उस समय। 77 का कौन था? लॉर्ड रीडिंग था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड विलिंगटन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तो गांधी इरविन, बी आंसर सही होगा, इरविन था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो पूर्णतः नहीं समाप्त हो गया और समाप्त कर दिया गया था। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्य पर बल दिया गया, वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी हुई है। तो क्या सही है? तो इसका तो 1-2 सही है। आज तक आप पढ़े नहीं हो कि भारत में ये सब को बोलने वाला कार्ल मार्क्स था भारत के बारे में। पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसका ए सही है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 78 का ए सही है। ये जो कथन है, जो तीसरा वाला जो कथन है, भूमि भरी पड़ी है, तो ये कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था। तीसरा वाला जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको कहा था। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन ये ठीक है। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत से कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा भी सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी हुई है, तो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, विलियम बेंटिंक ने कहा था, तो ये गलत होगा। तो 1-2 सही है, इसका ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? तो भूमि का स्वामी बनाया गया था जमींदारों को, ए सही है। अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में लाई गई थी कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। तो ए और बी दोनों सही है, सी इसका उपयुक्त दोनों सही है, सी आंसर सही है। रैयतवाड़ी का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती की जाती थी? तो कितने की जाती थी? तो 3/20 पे की जाती थी। 3 कठिया इसीलिए कहा जाता था, सी आंसर सही है, 3/20। 20 में से 3 भाग पर खेती करने को 3 कठिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखी थी? तो मेरे बुक वाले लेक्चर में अभी ये वीडियो अपलोड होने वाला है, उसमें मॉडर्न इंडिया की बुक के बारे में बताए हैं,
तो उसमें दादा भाई नौरोजी हैं, ये बी सही है। महात्मा गांधी, रमेश चंद्र दत्त और राजेंद्र प्रसाद नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। इसी में धन का बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की एक 83 नंबर क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के कारणों के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था, कारण क्या थे, ये पूछ रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कारण? डलहौजी की व्यापकगत नीति, सही बात, ये कारण था। बेलेजली की सहायक संधि, ये भी कारण थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये नहीं शामिल थी, तो 1 2 सही है, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 है ना, 83 का ये सही है। अगला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो मिलान करने के लिए पूछता है। तो 84 का सी है, बेगम हजरत महल, नाना साहब ने कानपुर से किया था। खान बहादुर खान, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। खान वीर भोजपुर से संबंधित थे। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड क्षेत्र से किया था। तो इसका सी आंसर होगा, सॉरी सी, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन 85वां। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, वो कौन था? LR रीज, आउट्रम एवं टेलर ने, पार्सिवल स्पीयर ने, TR होम्स ने। तो ये बी जो है, आउट्रम एवं टेलर ने दिया, कहा था इसको, तो बी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो कौन सा सही है? तो इसका तीसरा सही है, तीनों सही है, ए बी और सी तीनों सही है, तो डी आंसर सही है इसका। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो बताइए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था, कूका विद्रोह। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुंडा विद्रोह किस के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा के बारे में सुने होंगे आपने, सी आंसर सही है, बिरसा मुंडा थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा है, इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। तो 89 में कौन सा सही है? तो इसका ये पहला हिंदी अखबार था, ये बात सही है। इसका पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये भी सही है। नागपुर से इसका प्रकाशन नहीं होता था, तो इसका तीसरा गलत है, तो तीनों गलत हो गया ये, तो बचा ए सही है। तो 89 का ए है, ये कोलकाता से होता था इसका, नागपुर नहीं है, कोलकाता है, कोलकाता, कलकत्ता कहते थे उस टाइम पे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 90 पे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था, लॉर्ड लिटन लाए थे, चार्ल्स मेटकाफ लाया था, लॉर्ड मियो लाया था, तो लॉर्ड लिटन लाया था इसको, बी सही है। लॉर्ड लिटन के समय में आया था, 90 का बी सही है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और 1882 में लॉर्ड रिपन के समय यह कानून वापस ले लिया गया था। लॉर्ड रिपन के समय ये वापस हो गया था 1882 में। और प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता। तो 3 क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो ये सही है। तो इसका आंसर लॉर्ड लिटन है, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेलेजली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन द्वारा। तो 1800 ईस्वी में
लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बी सही है। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए इसका स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चर्चिल वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? चर्चिल का वुड्स डिस्पैच में कौन सा शामिल नहीं था? तो महिला शिक्षा का इसने जोर दिया था। शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम का भी जोर दिया था। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति पर भी जोर दिया था। इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना का इसने कोई प्रावधान नहीं किया था। इसने बस सुझाव दिया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव इसने दिया था। लंदन की विश्वविद्यालय की तरह तीनों जो बड़ी बड़ी हमारी प्रेसिडेंसियाँ थीं, मद्रास, बम्बई और कोलकाता, वहाँ पे इसने कहा था। इलाहाबाद, बनारस, पटना में नहीं कहा था। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन शोक दिवस रूप मनाया गया? बंगाल विभाजन के बाद कौन सा शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 93 का कौन सा आंसर होगा बताइए? 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 7 अगस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर को। तो बी आंसर सही है इसका। ब्रिटिश सरकार ने जब जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजन किया गया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। और 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया गया था उस समय को। और 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन विविध रूप से लागू कर दिया गया। तो 16 अक्टूबर के दिन को ही शोक दिवस रूप मनाया गया। तो ठीक है, बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया किसकी अध्यक्षता में स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूलो, विलियम डिग्बी, A.O. होम्स, साइमन कॉलिन। तो विलियम डिग्गी की स्थापना, बी आंसर सही है इसका। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो थे विलियम डिग्गी थे। ये कांग्रेस समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थापना की गई थी इनकी। चलिए यह इंडियन कांग्रेस की कमेटी थी, याद रखिएगा कि कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ये 1819 में विलियम डिग्बी के अध्यक्षता में कमेटी की स्थापना की गई थी, जो कांग्रेस द्वारा यह स्थापित करवाई गई थी। और इस समिति द्वारा एक अंग्रेजी में अखबार प्रकाशित किया जाता था, इंडिया नाम का साप्ताहिक पत्रिका निकाला जाता था। तो याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही निकलवाया जाता था, ताकि अंग्रेज़ों को भारतीय मामलों के बारे में जानकारी मिले, वहाँ के लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट है, बी सही है इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किसने किया था? R.N. मधोलकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, W.B. बनर्जी। तो सर सैयद अहमद खान ने स्थापना किया था 1888 ईस्वी में। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन नाम से कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने खड़ा किया था इसको। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्षता। 96 नंबर क्वेश्चन। कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू, एकदम सही है। बेलगांव में 1924 में मोतीलाल नेहरू। तो बेलगांव में मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी का थे यहाँ पे अध्यक्ष। कराची में वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में, ये ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा, नहीं सॉरी बी होगा। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नेता नरमपंथी नेता गरमपंथी नहीं था? तो गरमपंथी नहीं था, नरमपंथी था वो। तो कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक थे,
मदन मोहन मालवीय भी गर्म थे, उधम सिंह भी गर्म थे, गोपाल कृष्ण गोखले गर्म नहीं थे, नरम थे। तो डी इसका सही है, 97 का डी सही है। 98 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इनको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इनको कि बाल गंगाधर तिलक भारत के अशांति के जन्मदाता का। अगला क्वेश्चन है 1908 के अलीपुर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन गए थे, वो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर ए होगा 98 का। 99 का बताइए। नरेंद्र गोसाई, कन्हैया लाल दत्त, सत्येंद्र बोस, बरिंद्र घोष। तो इसका आंसर ए है, नरेंद्र गोसाई ने। जो नरेंद्र गोसाई थे वो अलीपुर संयंत्र के सरकारी गवाह बन गए थे। ए आंसर सही है इसका। 99 का ए सही है, नरेंद्र गोसाई। अब अलीपुर संयंत्र जो 1908 में हुआ था, इसमें अरविंद घोष भी शामिल थे और बरिंद्र घोष उनके भाई भी शामिल थे। इनके अलावा 39 लोग और थे। ये अवैध हथियार रखने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 17 लोगों को तो सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले में नरेंद्र गोसाई जो थे वो सरकारी गवाह बन गए। बाद में कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने इनको जेल में मार दिया था गोली। तो नरेंद्र गोसाई इनका नाम था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस केस में सुनाई गई थी इनको, बताइए। अलीगढ़ षड्यंत्र, काकोरी कांड, चटगांव लूट, लाहौर षड्यंत्र। काकोरी कांड में सुनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी। पूना की फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की स्थापना हत्या किसने की थी? पूना फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किसने की थी? तो हत्या इसके चापेकर बंधुओं ने की थी। तो 101 का बी होगा। 101 का बी, चापेकर बंधुओं ने 1897 में हत्या की थी। तो बी आंसर सही है इसका, 101 का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 102, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम कांड में शामिल था? तो ये खुदीराम बोस थे। बी सही है इसमें, 102 का बी, खुदीराम बोस थे। तो जो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरनगर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 2 लोग किंग्सफोर्ड पर बम फेंके, परंतु वो बच गया। और राष्ट्रीय आंदोलन के जो समर्थक थे कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई। इसमें प्रफुल्ल जिसे इसके बहुत ही मतलब कि अपने आप को घृणित समझ कर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे दी गई। तो इसमें बहुत दुखद हो गया था ये, किंग्सफोर्ड बम बच गया था इसमें, तो खुदीराम बोस थे, उनको फांसी हो गई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। 103 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसको अपनी जो पुस्तक थी वंदे मातरम में, तो उसमें लिखा था इन्होंने। तो अरविंद घोष, डी आंसर सही है। केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब की थी? तो 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना की गई थी। तो बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन 105 पे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शिव वर्मा। तो शिव वर्मा नहीं थे, याद रखिएगा। ये सब तीनों थे ऊपर वाले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तीनों थे। 104 105वां नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? दिल्ली संयंत्र केस, अमीर चंद्र,
काकोरी संयंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर संयंत्र जतिन दास, नासिक संयंत्र रास बिहारी बोस। कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो नासिक संयंत्र में रास बिहारी बोस नहीं थे। रास बिहारी बोस का जो संबंध था वो दिल्ली षड्यंत्र केस में था। तो डी गलत है इसमें, तो डी आंसर होगा इसका। सी आर दास, रास बिहारी बोस सी आर दास नहीं है। रास बिहारी बोस का दिल्ली संयंत्र था, दिल्ली षड्यंत्र से, नासिक से नहीं था। अगले क्वेश्चन 107, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? बताइए। बहुत मतलब इस तरह क्वेश्चन उनको लगता है कोई जानता ही नहीं है। तो लाहौर षड्यंत्र में उनको कैसे सुनाई गई थी? बी, सब जानते हैं उनको फांसी हुई थी, मगर किस लिए हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी, जो 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सज़ा सुनाई गई थी। मगर उनको फांसी जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। यह पूछता है कि कौन ऐसे हैं निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिनको लाहौर षड्यंत्र के में फांसी नहीं दी गई थी? तो बटुकेश्वर दत्त थे। उन्हें काली पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस में हुआ था, तो बी आंसर सही है इसका, बी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? वो कौन था? लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाखना, भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो डी इसका सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। 108वां का श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 में इन्होंने स्थापना की थी होम रूल सोसाइटी में जाके लोग रहते थे जो क्रांतिकारी थे। और इस सोसाइटी ने एक अखबार प्रकाशन किया था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन इसने किया था, याद रखिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। सही उत्तर चुनिए। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर षड्यंत्र। तो कौन इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो कैसे होगा? तो मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था बताइए? 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था मेरठ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोशलिस्ट इसमें जोड़ा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में 1928 में। तो 1928 में जोड़ा गया था, 1928 है ये। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, 1934 में। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। तो सबसे पहला 4 होगा, फिर से 2 होगा, फिर 1 होगा, 3 होगा। तो सी आंसर सही है इसका, 4 2 1 3। कानपुर षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर मेरठ षड्यंत्र केस, फिर से कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी का गठन। सी आंसर सही है इसका, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906 में, 1916 में, 1926 में, 1936 में। तो 6 सभी है इसमें। तो 1906 में अहरार आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, मुख्य इसमें नेता थे। अब इसमें ये अहरार आंदोलन ये था कि ये ब्रिटिशों की चटुकारिता नहीं करना चाहते थे। अब बहुत ज़ोरों से ये आंदोलन चलाए थे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आगे चल के बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 111वां क्वेश्चन पे चलते हैं। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एका आंदोलन बताइए। 1921 से 22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। दूसरा है, एका आंदोलन का मुख्य नेता मदारी पासी और सहरेब थे। 111वें का बताइए कौन सा सही है? तो इसका केवल
बी सही है दूसरा। ये पहला असत्य है। 1921 से 22 में ये अवध किसान ने का चलाया था। उत्तर प्रदेश का है ये, बंगाल का नहीं है, यूपी में अवध क्षेत्र में चला था। और ये मदारी पासी और सारेब साहेब इसमें सहरेब थे, जो सहरेब और मदारी पासी इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो ये सही है, तो केवल बी सही था इसका। और ये अवध क्षेत्र में जो था बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर सब शामिल था इसमें। अगला क्वेश्चन है 112, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तो पहला तो इसका सही लग रहा है, पहला सही है। दूसरा क्या है? पहला सही है, दूसरा क्या है? इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति दी, और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते थे। दोनों सही है। जब इस तरह कठिन क्वेश्चन है तो दोनों सही हो जाता है उसमें। ये कठिन क्वेश्चन में आएगा, आरओ में इतना डिटेल नहीं पूछेगा। पहला पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, अलीपुर बम षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन डकैती, डलहौजी स्क्वाड बम कांड, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। तो 5 है, इसमें बताना है कि कौन कब हुआ था। तो 113 नंबर का क्वेश्चन बताइए, याद तो होगा नहीं किसी को भी। तो अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। फिर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। ठीक है, तो 1908 लिख देते हैं। फिर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र हो गया था 1912 में। काकोरी सभी को पता है 1925 में। चटगांव जो छापा हुआ था वो 1930 को हुआ था। चटगांव जो छापा 1930 था। डलहौजी स्क्वाड बम जो था 25 अगस्त 1930 था। अप्रैल में चटगांव छापा हुआ था और अगस्त में डलहौजी स्क्वायर बम कांड हो गया था। तो सबसे लास्ट में होगा हमारा स्क्वाड बम, ये डलहौजी वाला। तो 4 सबसे लास्ट में होगा। तो 4 सबसे लास्ट में, 2 में है, बी में और सी में, बी और सी में। तो 4 से पहले कौन सा होगा? तो चटगांव छापा होगा। तो 2, 4 के बाद 2 किस में है? दोनों में है। तो 3 कौन होगा? तो तीसरा होगा काकोरी ट्रेन डकैती 1925। तो 3 भी दोनों में है। तो 5 1 और 1 5। तो पहले कौन हुआ था? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र हुआ था कि अलीगढ़ बम हुआ था? तो अलीगढ़ बम हुआ था। तो ए एक सही, तो सी आंसर सही है इसका। 113 का सी आंसर सही है, याद रखिएगा। अलीगढ़ बम 1908 में, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 1912, काकोरी ट्रेन डकैती 1925, चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930, डलहौजी स्क्वायर बम कांड 25 अगस्त 1930। याद रखिएगा, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो खेड़ा आंदोलन बताइए, चंपारण 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, रॉलेट एक्ट 1919, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918। ठीक है, तो खेड़ा और अहमदाबाद में सबसे पहले हुआ था खेड़ा, फिर अहमदाबाद हुआ था, या नहीं, सबसे पहले अहमदाबाद हुआ फिर खेड़ा हुआ था। तो सबसे पहले होगा हमारा चंपारण, फिर से होगा अहमदाबाद, फिर होगा खेड़ा, फिर होगा रौलट। तो इसका आंसर होगा बी वाला, 4 3 2 1, 4 3 2 1। याद रखिएगा, ये गांधी जी का जितने वो थे
आंदोलन थे वो दिया है 1920 के अंदर वाले। अब अगला क्वेश्चन 115 नंबर का है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिवेशन में पहला, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज को स्वीकृति किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। लंदन के गोलमेज में भागीदारी का निर्णय लिया गया। तो इसका 115 का होगा बी, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता हो गया। तो 115वां का बी आंसर सही है। और 1900 पूछता अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे की गई थी। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा इसी में की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 115 116 पे आते हैं। 16, इल्बर्ट बिल विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो इसमें पहला है भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्ली भेद का। सही है। भारतीय सीमाओं पर, विशेष उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षाओं में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घराने का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। तो 116 का कौन सा सही है बताइए? पहला तो सही है इसका कि भारतीय और यूरोपियन के बीच नस्ली भेद हो गया था। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल ये था, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, जिसमें न्यायपालिका के लिए था इसमें कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो अंग्रेज़ों का भी जो बात विवाद है उसको सुन सकते हैं, मगर अंग्रेज इस पर राज़ी नहीं हुए और उसका ये वो विरोध करने लगे कि नहीं नहीं, बस हम जो यूरोपियों का केस सुनेंगे। इस वजह से लफड़ा हो गया था। तो पहला ही केवल सही है इसका, बाकी दो गलत है। तो केवल एक सही है इसका, ए। 116 का ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित 117, निम्नलिखित में कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? फ्रैंक मोरिस, डोम मोरिस, लुई फिशर, बेब मिलर। 117 कौन सा था? मोरिस था। अब फ्रेंच मोरिस है कि डोम मोरिस है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो याद रखिएगा इसमें कि फ्रैंक मोरिस है। फ्रैंक मोरिस ए सही है। 118 पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस कथन 2 है इसका। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। तो इसका कौन सा सही है? इसमें केवल एक सही है और कथन 2 गलत है इसमें। ये हिंदू मुस्लिम एक जगह आए थे, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना ने ही प्रारंभ किया था। तो ए सही है। खिलाफत आंदोलन कौन सा 118 नंबर का है ना? दोनों कथन गलत हैं 118 में। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ का सन अली बंधुओं को जाता है, जिन्ना को नहीं जाता। तो सॉरी, ये गलती हो गई इसमें। ये अली नहीं है, ये अली बंधु थे। मोहम्मद अली नहीं, अली बंधु थे। अली बंधुओं को जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। और ये डी, इसमें दोनों गलत हैं, कोई कथन सही नहीं है इसमें। 119वां का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। गठन तो 1927 में हुआ था कि गठन पूछ रहा है कि आया था? साइमन कमीशन गठन 1927 में हुआ था। कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो 127 में गठन हुआ था, 128 में आया था। तो पहला कथन सही है, असत्य पूछा है वो। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो दूसरा गलत है इसका। तो केवल बी इसका सही आंसर है, दूसरा गलत है। और रॉलेट एक्ट के बारे में बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधार था और 1919 के जो एक्ट था उसका रिव्यू करना था। तो 120वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता किए थे। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था, बात सही है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी ठीक है। 1907 में रास बिहारी बोस ने किया था, ये भी सही है। 1910 में विलियम बेडरबन ने किया था, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है इसमें? ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारा सुमेलित है इसमें।
121वां नंबर का क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते हुए थे? उग्रवादी और को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हो गया। तो ये दोनों था कि इसमें क्या हुआ था कि उग्रवादी मतलब कि गरम दल और नरम दल दोनों लोग मिल गए थे। दोनों सही है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हो गया था, और ये समझौता करवाने वाले थे होम रूल आंदोलन के अग्रणी नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो नवाब सलीमुल्लौला, आगा खां, सर सैयद अहमद खां, बकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो 128 में बी है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में आयोजित एक बैठक में किया गया था, जिसका नेतृत्व सलीमुल्लाह ने ही किया था, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे बकार उल मुल्क थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 123, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी वर्मा ने की थी। तो बात तो सही है, ये ठीक है, पहला सही है। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी। तो ये गलत है। तो कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो केवल 2 असत्य है। बी गदर पार्टी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो 123वें का बी आंसर, केवल 2 असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 124वें का लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, राजा महेंद्र प्रताप, अजीत सिंह। तो जब सोहन सिंह भाकना न हो तो लाला हरदयाल मारना है, मगर सोहन सिंह भाकना तो सोहन सिंह भाकना मारना है। तो बी आंसर सही है इसका, बी सोहन सिंह भाकना। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? अगला क्वेश्चन है 125वां नंबर क्वेश्चन, कौन था ऐसा वीर जो पेरिस से वो लिया था, प्रशिक्षण लिया था? तो कौन है? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो, अरविंदो घोष। तो ये हेमचंद्र कानूनगो थे। सी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो बताइए कौन सा है? दांडी मार्च कब हुआ था? याद करके बताइए। 5 मार्च 1930 सभी को पता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर 1932 में हुआ था। 32 याद रखिए बस। पूना पैक्ट हुआ था 25 सितंबर 1932, और मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 में दिया था। तो काफ़ी ये क्लोज है, तो इस तरह का बहुत नहीं पूछता है वो, मगर बता देता हूँ इसका। तो इसका सबसे पहला ए है, फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड है, फिर पूना पैक्ट है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। तो इसको आपको पता होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन है तभी लग जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सबसे लास्ट में हुआ था। तो इसका ए सही ऑप्शन है, ए सही है। सबसे पहले ए हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, फिर से मैकडोनाल्ड अवार्ड हुआ था, फिर पूना पैक्ट हुआ था, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। तो ठीक है, ए सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 127, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग आरंभ किया गया था? तो ये था महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, घनश्याम दास बिरला, तेज बहादुर सप्रू। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी, ए सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी? तो नहीं बनी थी, पंजाब और बंगाल में नहीं बनी थी, याद रखिएगा। पंजाब और बंगाल में नहीं बनी थी। 3 और 4 इसका आंसर होगा, डी वाला। 129वें पे चलते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सी आंसर सही है इसका। 129वें का 129वें का सी आंसर सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 130वां निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। 1940 में किया गया था। सी आंसर सही है। द्विराष्ट्र का प्रस्ताव 1940 में किया गया था लीग के लाहौर अधिवेशन में। जिन्ना के नेतृत्व में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, मगर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, याद रखिएगा। लिन लिथगो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं में के कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना था। तो 131वां का ये तो सही नहीं लग रहा मुझे। और दूसरा है वायसराय की कार्यकारिणी सभा में सभी भारतीय होंगे। तो इतना छूट अगर दे देता तो अंग्रेज छोड़ के चले ना जाते। तो पहला ही गलत हो गया, तुरंत नहीं देना था, वो युद्ध के बाद देना था। वायसराय की कार्यकारिणी सभी सदस्य नहीं होंगे, ये गलत है। तो डी इसका आंसर सही है, दोनों असत्य हैं। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी सभा में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रावधान भी किया गया था। तो सभी भारतीय नहीं थे, ये गलत है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं कहा था इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। JL नेहरू ने दिवालिया होने वाला बैंक कहा था इसको, जवाहरलाल ने क्रिप्स मिशन को कहा था। गांधी जी ने कहा था उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो दोनों बैंक से संबंधित है, तो मैं कन्फ्यूजन में बता दिया आपको। गांधी जी ने चेक के बारे में बताया था, चेक पोस्ट डेटेड चेक बताया था, और दिवालिया बैंक JL नेहरू ने कहा था। तो इसका आंसर JL नेहरू होगा, बी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता थे? मुख्य प्रवक्ता कौन थे भैया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो ये मौलाना आज़ाद थे। ये होगा आंसर, मौलाना आज़ाद। 34वां पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो बताइए 1934 का कौन सा सही है? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, JL नेहरू। तो JL नेहरू द्वारा किया गया था, डी आंसर सही है। 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इसका समर्थन सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये सही है। 135वां देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बलिया चित्तू पांडे तो ठीक है, और सतारा के BY चौहान, सतारा में BY चौहान। और तीसरा है तमलुक में मतंगिनी हजारा, ये तीसरा गलत है इसका, ये गलत है। तंगनी मतंगनी हजारा नहीं थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 136 में निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। CR फार्मूला, चित्तरंजन दास फार्मूला, लियाकत देसाई पैक्ट इंपॉर्टेंट है। लियाकत देसाई पैक्ट, इसको सब भूल जाते हैं। लियाकत देसाई पैक्ट, बेबल योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये CR फार्मूला 10 जुलाई को आया था, इसको याद रखिएगा। 1944 में CR था 1944। लियाकत देसाई पैक्ट जो था वो 1945 में था। बेबल योजना था जून में या अप्रैल में था, ये जून 1945 में था। तो इसका 1, 2, 3 सही है, सही क्रम में पहले सही है, तो A आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वें पे 1945 में शिमला समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? 1945 शिमला समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? 137वें का कौन सा क्वेश्चन बताइए।
तो हिंदू महासभा ने इसमें भाग नहीं लिया था। सी सही है, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 138, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, पहला, पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया। ठीक है। भारत के संघीय शासन की स्थापना की बात की गई, ये भी ठीक है। तो पहला सही होगा, दूसरा भी सही होगा। संविधान सभा गठन की बात की गई, तो तीसरा भी सही है। तो डी आंसर सही है इसका, तीनों सही है कैबिनेट मिशन के बारे में। 139वां, भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो ये थे आचार्य JB कृपलानी थे। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बी आचार्य JB कृपलानी थे। 140वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था। कौन सी रानी लक्ष्मीबाई की गई थी, नेहरू, गांधी, पटेल, आज़ाद, सब गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, आज़ाद रेजिमेंट था, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, महिलाओं का रेजिमेंट। पटेल रेजिमेंट नहीं था। तो सी इसका सही आंसर है, पटेल रेजिमेंट नहीं था। तो RO में 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, मॉडर्न इंडिया और मिडवल का और प्राचीन भारत का, तीनों का है। 140 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो कम से कम इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसी तरीके से आपको कम से कम 2000, 3000, 5000, 6000, 8000, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके आप RO निकालने के या UPPCS निकालने के करीब पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है इसमें प्री निकालने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगे, कहीं से भी थोड़ी भी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़ा सपोर्ट करिए, आप भी मेहनत इतना कर रहे हैं, इसका कुछ तो फ़ायदा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।